अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैरासीटामोल जो होता है इसके यूजेस में देखें तो एंटीपायरेटिक, बुखार उतारने के लिए, दर्द खत्म करने के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और गैस्ट्रिक मुकोज़ा को उतना ज़्यादा तबाह नहीं कर रहा होता क्योंकि कॉक्स 1 पे इसका खास इफेक्ट नहीं है, कॉक्स 2 3 पे इसका इफेक्ट होता है। मैग्नीज इन्फेक्शन ये होता है कि मेटाबोलाइज इसे करना होता है साइटोक्रोम P450 के सिस्टम ने और उसे फिर एक टॉक्सिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट इन्होंने कर देना होता है एनिसिटाइल पी बेंजोक्विनोन इमीन के अंदर, ठीक है। इसने क्या करना होता है, इसने प्रोटीन के साथ जाके कोवेलेंट बॉन्ड बना देने होते हैं। इसको कौन ख़त्म करेगा? ग्लूटाथायोन। जिसके लिवर में ग्लूटाथायोन कम है उसमें ये ज़्यादा दवाइयाँ मचा रहा होगा, तो फिर हेपेटोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करेगा। जो लोब्यूलर हेपेटिक टिश्यू का नेक्रोसिस होता है वो हो जाएगा। 20 टैबलेट्स अगर कोई खा ले, हर टैबलेट 500 ग्राम mg की हो तो फिर मसला हो जाएगा। और हेपेटोटॉक्सिसिटी के लिए तो 20 से मतलब 10 से 25 ग्राम इज़ ऑल्सो इनफ। चिल्ड्रन जो अंडर 10 एज होते हैं उनके अंदर टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल कोई खास अपेयर नहीं होते। और मिनिमम बात करें कि कितनी डोज चाहिए टॉक्सिसिटी अपेयर कराने के लिए, तो 7.5 ग्राम्स एडल्ट की हम बात कर रहे हैं या फिर 150 mg पर kg, ठीक है, गिवन इन बोथ यूनिट्स। फर्टाइल पीरियड को देखें तो 3 से 5 दिन लगेंगे। अच्छा, इसका साइन और सिम्टम ना स्टेजेस में होते हैं। पहला स्टेज जो होता है ना वो आधे घंटे से 24 घंटे का होता है, ठीक है। एस्पिरिन की तरह का इसके बिहेवियर होता है। जो स्टेज 1 के साइन और सिम्टम है आमद, वेलकम से याद रखना, AMDD और V यानी एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, डायफेरेसिस, मेलीस और ड्राउजीनेस। स्टेज 2 जो होता है वो 1 से 3 दिन का होता है। इसके अंदर सिम्टम फ्री स्टेज होती है, एनोरेक्सिया मेलीस प्रेजेंट होता है क्योंकि हेपेटिक डैमेज तो हुआ है। तो LFT जो होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। फर्दर थर्ड स्टेज पर आ जाते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट की पेन भी होती है। अच्छा, थर्ड स्टेज पर आ जाए तो 3 से 4 दिन तक ये स्टेज रहती है। इसमें नेक्रोसिस तब स्टार्ट हो जाएगा अगर पेशेंट को बिल्कुल पहले ट्रीट नहीं किया। फिर कोएगुलेशन डिफेक्ट, जॉइंटिस, मतलब जो सारे काम लिवर के थे वो ख़राब हो जाएंगे। इन कैफ के अंदर बंदा चला जाएगा। रीनल फेलियर, MI डैमेज, सेरिब्रल एडीमा भी हो जाएगा। और डेथ हेपेटिक फेलियर की वजह से होती है और उससे पहले फिर इन कैफ की वजह से पेशेंट रहता है कोमा के अंदर। स्टेज 4 में आया तो 4 दिन से 2 वीक्स तक के स्पैन कर रही होती है। और इसके अंदर अगर तो स्टेज 3 सर्वाइव कर लेते हैं पेशेंट तो हेपेटिक डैमेज आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होने लग जाता है। और क्रॉनिक हेपेटिक डिसफंक्शन का कोई इससे केस एज सच रिपोर्ट नहीं हुआ। फिर क्रॉनिक पॉइजनिंग है। क्रॉनिक पॉइजनिंग के अंदर अनकॉमन होती है लेकिन अल्कोहलिक्स के अंदर हो सकती है क्योंकि उन्होंने लिवर पहले अपना ख़राब किया होता है। एड्स वालों के अंदर ग्लूटाथायोन कम हुआ होता है। एंटी TB थेरेपी या TB वाले पेशेंट्स होते हैं वो भी उनकी मेडिकेशंस ने उनको लिवर में मतलब वो किया होता है ना, हेपेटोटॉक्सिक होती हैं कुछ ये TB मेडिसिन, तो उन्होंने भी लिवर एंजाइम इंडक्शन की होती है लिवर के अंदर। और चिल्ड्रन के अंदर अगर तो पेरेंट्स की तरफ से मिसकैलकुलेशन है तो उसके केस में हो सकती है। क्रॉनिक पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैब्लॉफ हो जाते हैं। H for hepatomegaly, A for anorexia, B for बॉडी टेम्परेचर लो है, L से है कि लेथार्जी है, O से ओलिगोयूरिया और V से वॉमिटिंग है। डायग्नोसिस क्रिसोल टेस्ट है, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और सीरम पर पैरासीटामोल लेवल चेक कर लेंगे। इसके असेसमेंट कॉम्प्लिकेशन को देखें तो सबसे पहले हेपेटोसेलुलर इंजरी कितनी हुई है वो आपको पता लग जाएगा सारे एंजाइम करा के, ठीक है। पूरी वो जो होती है ना LFT प्रोफाइल करवा लेनी है तो उससे पता लग जाएगा। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस से पता लग जाएगा। रीनल डैमेज में भी RFT करा लेने, BUN और केराटिनिन ज़्यादा हुआ होगा, प्रोटीनूरिया मौजूद होगा। MI के लिए ECG करा लेनी है। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स क्या होते हैं, अगर पूरा प्रोग्नोसिस आपको किस तरह से पता लगेगा। अगर तो pH 7.3 से कम है, आपने पूरी रिससिटेशन प्रोवाइड कर दी है फिर भी, और प्रोथर्मन टाइम 100 सेकंड से ज़्यादा है, क्रेटिनिन 3.3 से ज़्यादा है और ग्रेड 3 या 4 एंड कैफ के अंदर पेशेंट है, और अगर जो प्रोथर्मन टाइम है वो 4th डे तक भी राइज रह रहा है तो उसकी वजह से फिर आपको पता लग जाता है कि प्रोग्नोसिस पुअर है पेशेंट का। ट्रीटमेंट में सबसे पहले डिकंटामिनेशन करनी है। उसके लिए क्या करते हैं कि इपिकैक का सिरप दे देते हैं। गैस्ट्रिक लिवाज 1 से घंटे से कम अंदर करना होता है, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो 4 घंटे के अंदर करना होता है। अच्छा, फिर स्पोर्टिव ट्रीटमेंट में आए तो एंटीमेटिक देनी होती है क्योंकि पैरासीटामोल की वजह से वॉमिटिंग हो रही होती है। फिर हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए डेक्सट्रोज दे देते हैं। PT इंक्रीज़ हुआ होता है, विटामिन K दे देते हैं। ब्लीडिंग का वो करने के लिए, काउंट बैलेंस करने के लिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे देते हैं। सेरेब्रल एडीमा को ख़त्म करने के लिए मैनेटोल। GI ब्लीड के जो हो रही होती है उसके लिए H2 एंटागनिस्ट दे देते हैं। एंटीबायोटिक्स देनी होती है लेकिन सेडेटिव, बेंजोज और एनसेड्स नहीं देनी होती। और लिवर ट्रांसप्लांटेशन का स्पोर्टिव ट्रीटमेंट एक मौजूद होता है बैक एंड पर। इसकी जो एंटीडोटल थेरेपी होती है तो मेथियोनिन और N-एसिटाइलसिस्टीन इसके एंटीडोट्स होते हैं। मेथियोनिन 10 ग्राम देनी होती है और इसकी 4 डोजेस देनी होती है 12-12 घंटे के वक्फे से। N-एसिटाइलसिस्टीन जो होता है इसमें 140 mg पर kg की डोज़ देनी होती है। फिर उसके बाद 70 mg पर kg की डोज़ देनी होती है हर 4 घंटे के बाद, और टोटल 17 डोजेस देनी होती हैं, ओरली देनी होती हैं ताकि वो लिवर से गुजरें। IV तो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर पोस्टमार्टम पेरेंट्स को देखें तो पैरासीटामोल टैबलेट्स आपको स्टमक में तो मिलेंगी ही। इसके अलावा लिवर एनलार्ज होगा, येलो होगा, स्किन पर रैश है, जॉइंटिस है, हेमरेजेस हैं, GI ब्लीड है, रीनल नेक्रोसिस, हेपेटिक नेक्रोसिस, सेरेब्रल एडीमा। मेडिको लीगल के अंदर एक्सीडेंटल इसलिए होता है क्योंकि दर्द और बुखार खत्म करना था, और सुसाइडल नहीं होता क्योंकि इंजेक्शन और डेथ के दरमियान का जो पीरियड होता है वो पेनफुल होता है।